नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीगल ऑब्जर्वर और मैं हूं खुर्रम निज़ामी। COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये अब एडवोकेट को देना पड़ेगा कोर्ट में वकालतनामे के साथ। और ये मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट के इलाहाबाद में और साथ ही नोटिस इशू हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आखिर की ज़रूरत क्यों है। जो याचिका करता है उनके अपने तर्क है। अब देखना यह है कि बार काउंसिल क्या कहती है, लेकिन क्या इसकी वाकई में ज़रूरत थी या नहीं थी, ये समझने और जानने के लिए हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रविंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इस खास पेशकश में। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल है जी कि आपके बड़ा लंबा वक्त गुजारा आपने जुडिशरी में। तो पहले ये होता था कि वकील ने वकालतनामा लगाया, जज साहब ने सुना, जैसी बहस हुई, जो क्वालिटी थी उस हिसाब से जजमेंट आया। अगर वो कन्विंस कर लेता है, नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ जाता है। अब कोर्ट ने अब ये एक नया नियम आया कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देना है, यानी कि प्रैक्टिस माफ़ करके देना है, यानी कि अभी तक की आपकी प्रैक्टिस का स्टेटस क्या है, कितने साल कितने मुकदमे लड़े, ये बताना है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हाई कोर्ट रूल्स एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट हुए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रूल्स बनाने का पावर है और ये पावर सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रोवाइड किया गया है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल ये बनाया कि आफ्टर एनरोलमेंट विद इन 2 years ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करना होगा टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट फॉर द प्रैक्टिस। तो पहले क्या होता था कि पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले ये था कि आफ्टर एनरोलमेंट एनी पर्सन कैन डू द प्रैक्टिस डायरेक्टली। अब ये हो गया कि आप जब तक वो एग्ज़ाम पास नहीं कर लेंगे तब तक आपको वकालतनामा लगाने का हक नहीं है। मतलब यू कांट बी ए लॉयर ऑफ एनी पर्सन ऑन रिकॉर्ड। तो अब ये हुआ, ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोग रजिस्ट्रेशन करा करके वकालत न करके और धंधे करते थे, या उनका स्टैंडर्ड ये नहीं था कि वो वकालत करने के योग्य भी हैं। तो थोड़े टू चेक द सिस्टम ये रूल्स बनाए गए कि विद इन 2 years एक एग्ज़ाम पास करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और उसी को जब पास कर लेगा तो कहते हैं देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग दैट एग्जामिनेशन। ओके, इफ यू हैव नॉट पास दैट एग्जामिनेशन यू कांट डू द प्रैक्टिस, यू कांट फाइल योर एफिडेविट इन द कोर्ट। ठीक है ना। तो ये तो एक सिस्टम है, उसमें हम बहुत इस समय डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रूल मेकिंग पावर दी गई है सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट एक्ट में। लेकिन सेक्शन 29 ये कहता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए पर्सन कैन डू द प्रैक्टिस इन द कोर्ट। ठीक है। तो ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है लेटर ऑन। लेकिन जो आपने कहा कि अब लॉयर को वकालतनामा पे लिखना पड़ेगा कि आपने कितने केस कंडक्ट किए, ये इलीगल है। इट कांट बी डन इन एनी मैनर। एक बार अगर लॉयर ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास कर लिया है तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वकालतनामा मेंशन करे कि हाउ मैनी केसेस ही हैड कंडक्टेड और कितने केसेस में वो अपीयर किया है। ये किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये जब ये लॉयर लिखेगा उसमें हमारा कितने केस हम कंडक्ट किए हैं, हो सकता है एक लॉयर ऐसा हो जो पहला केस कंडक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में जज ओपिनियन फॉर्म करेगा कि ये लॉयर जो है मैच्योर नहीं है या एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ठीक है। तो उसकी जो हैंडलिंग होगी विद द लॉयर वो चेंज हो सकती है। अगर मान लीजिए एक लॉयर लिखता है कि हम 1000 केस कंडक्ट कर चुके हैं, तो ये हो सकता है कि वो जज उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे जबकि उसकी मेरिट उतनी न हो। तो ये जज को प्रेजुडिस करने का भी एक तरीका है, नंबर 1। नंबर 2, केस लिखने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि हर क्लाइंट को संविधान प्रोवाइड करता है कि वो अपनी चॉइस का वकील इंगेज कर सकता है। कोई ऐसा भी वकील हो सकता है जिसने कोई कभी मुकदमा न लड़ा हो। ठीक है। लेकिन क्लाइंट का उस पर विश्वास है, क्लाइंट की चॉइस है। तो उसका ये लिखना कि हमने कभी कोई केस नहीं किया, पहला केस है, ये इरेलीवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ द आर्गूमेंट एंड फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द वकालतनामा। लेकिन सर, जब कोई वकील अपना वकालतनामा लगाता है तो उसकी डिटेल्स होती है, उसमें वो कब का पास आउट है ये लिखा होता है, उसकी वकालत ईयर ऑफ पासिंग द लॉ,
वो लिखी होती, क्या उससे नहीं बना सकता कि अरे 10 साल हो गया है तो अच्छा वकील होगा, 2 साल बाद अच्छा वकील होगा? ये तो वहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। नहीं, उससे रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होगा, वो लिखा क्यों जाता है? कभी कभी होता क्या है कि लॉयर होता ही नहीं है। ओके। कभी कभी होता क्या है, वकालतनामा दाखिल कर दिया और बोगस है, काला कोट पहने हुए, बैंड पहने हुए, कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ और उसका कभी एनरोलमेंट हुआ ही नहीं, एंड ही नेवर पास एनी एग्जामिनेशन, लेकिन वो फेक लिखता है, वो गलत लिखता है। और जब कभी जरूरत पड़ती लॉयर की तो उसको उसी एनरोलमेंट नंबर से सर्च किया जाता है कि देखिए इस नाम का, एक नाम के कई लॉयर हो सकते हैं। जब उसका एनरोलमेंट नंबर मिलता है तब ये होता है कि नहीं, इस नंबर का ये आदमी है, इस पे नोटिस दिया जाए या उसको बुलाया जाए। तो इससे नहीं पता लगता है कि इसका अनुभव क्या है या कितने केसेस में अपीयर किया है। अच्छा। ये तो पता लगता है कि हाँ ये यंग लॉयर है या ओल्ड लॉयर है। ओके। तमाम लॉयर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी मुकदमे ही बहस नहीं किए, 2-4 मुकदमे बहस किए और उनकी सीनियरिटी 10 साल 15 साल हो गई, ठीक है, लेकिन जब वो कोर्ट में आर्गू करेंगे तो उनकी मेरिट विल बी कंसिडर्ड बाय द जज। ओके, अगर ये COP देता है तो हाँ, merit will be considered, क्योंकि ओनली मेरिट इज द क्राइटेरिया टू कंसिडर द आर्गूमेंट। ओके। ये कोई मतलब नहीं है कि कितने केसेस उसने बहस किए, कितने केस नहीं किया। अगर ऐसा रूल है तो अगेंस्ट द लॉ है और ये क्वेश हो जाना चाहिए। अच्छा, ये भी तो इसका ना आपका कहने का ये है कि जो नया वकील अच्छी बहस कर सकता है बनस्बत पुराने वकील से? हाँ, कर सकता है। लेकिन सर अगर यहाँ पर आती है COP की बात आती है कि उसने लिखित में दिया कि हमने इतने केस किए, हाँ, और जो आपने कहा कि उससे एक परसेप्शन क्रिएट हो सकता है जजेस के माइंड में, जो कि नहीं होना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो अनबायस्ड होते हैं। जैसा आप खुद जज रह चुके हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन बहस कर रहा है, आपको फर्क ये पड़ता है कि उसकी बहस में मेरिट क्या है। हाँ। लेकिन जब कोई, आपने अक्सर देखा हो, कोई बड़ा भारी भरकम वकील सीनियर एडवोकेट खड़ा हो जाता है, उसके साथ उसके अगेंस्ट उसके साथ में कोई नया वकील खड़ा होता है 4-5 साल पुराना, और वो बहस कर रहा होता है, वो उसका जवाब दे रहा होता है। तो जब बहस होती है तो ये परसेप्शन वहाँ नहीं बन सकता है? नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है अगर जज इज नॉट वीक, जज इज नॉट वीक। आई शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट एनी जज, या लेकिन मेरिट तो होती है। 2 जज हैं, उनकी दोनों की मेरिट में फ़र्क होगा, दोनों का नेचुरल चीज़ है, क्योंकि दोनों की IQ बराबर नहीं होगी, दोनों की रीडिंग बराबर नहीं होगी, दोनों की इंटेलिजेंस बराबर नहीं होगी। अगर जज बहुत वेल लेड नहीं है, इफ़ जज इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो वो गाइडेड होगा सीनियरिटी से। ओके। अगर जज प्रिपेयर्ड है, जज वेल लेड है, तो कभी भी न सीनियरिटी से न जूनियरिटी से कभी भी गाइडेड नहीं होता है। तो लेकिन सर जो एग्ज़ाम पास करते हैं, जो एस्पायरेंट्स होते हैं एडवोकेट बनने के लिए, वो एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, शायद ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ओपन बुक है, ओपन बुक है, राइट। तो वहाँ पर क्वालिटी कैसे चेक हो पाए? जब ओपन बुक है, आपको पता है कि आपने किताब पढ़ भी रखी है एंड यू हैव अ क्लू कि कौन सा आंसर कहाँ पर लिखा हो सकता है, आपने लिख दिया। तो जो क्वालिटी की बात होती है, एडवोकेट्स क्वालिटी की जो बात होती है, हम भी बैठे, आप भी बैठे, दोनों ने पास कर लिया, एक जैसे तैसे पास करके जाता है, और मेरे बगल में कोई मेरिटोरियस बैठ जाता है स्कॉलर, उससे मैं देख करके अपनी लिख देता हूँ, पेज नंबर ही तो पता करना हमको, लिख देते। तो वहाँ पर क्या इसमें भी कोई बदलाव होना चाहिए एग्ज़ाम में? हाँ, कि ओपन बुक ना हो? ये एक अच्छा विषय है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये डिबेटेबल है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ओपन बुक की यह है कि कोई वो परीक्षा पास करने नहीं जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पर कर रहे हैं, केवल ये टेस्ट होना बेसिक नॉलेज है कि नहीं इनको, कोई चीज़ सर्च कर सकते कि नहीं कर सकते। ओके। मान लीजिए उन्होंने सेक्शन 302 IPC का उनको इंटरप्रिटेशन करना है, तो अगर वो सेक्शन 302 ढूंढ ही नहीं पाएंगे IPC में, तो उसमें लिखेंगे क्या? उनको मान लो एक्सेप्शंस में चर्चा होनी है, ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं है, वो जानते ही नहीं 302 में एक्सेप्शन क्या होंगे, ढूंढ नहीं पाएगा, तो ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं नकल में भी अकल की जरूरत होती है। ओके। इसीलिए ओपन बुक एग्जाम ओपन बुक किया गया है कि बेसिक चीज़ें उसको आती कि नहीं आती, पढ़ना जानता कि नहीं जानता, वो सर्च कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर ये लॉयर सर्च कर सकता है तो उसको तैयार भी कर सकता है, लेकिन अगर लॉयर सर्च ही नहीं कर सकता, मान लीजिए हमको एक केस निकालना है, हमारे पास 10,000 किताबों की लाइब्रेरी है, हमें सर्च करना आता ही नहीं है, तो सारी 10,000 किताबों की लाइब्रेरी बेकार है। अरे सर, अगर ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तब आप कैसे देखते हैं हालात को? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो रूल्स में अमेंड कर दिया उन्होंने,
तो 2 साल में विदिन 2 ईयर्स उनको ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करना होगा। नहीं, ऑलरेडी तो पास करके ही आते हैं ना। नहीं, पास करके आ गए। अब आपका प्रश्न ये है कि जब वकालतनामा लगाते हैं तो उसमें केसेस का मेंशन करते हैं, हाउ मेनी केसेस आई हैव कंडक्टेड, वो गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है कि उसका कोई लॉजिक नहीं है, उस केस से कोई मतलब नहीं है, उस केस की प्रिपरेशन से कोई मतलब नहीं, उसका लिखने से क्लाइंट का जो विश्वास है अपने वकील पर उससे कोई मतलब नहीं। ये चॉइस ऑफ द क्लाइंट है, लॉयर इज ए चॉइस ऑफ द क्लाइंट। वो अपनी चॉइस का वकील, ये संविधान कहता है कि हर आदमी को अपनी चॉइस का वकील रखने का अधिकार है। तो इसकी रेलिवेंसी कहाँ पर है? तो एक तरह से वो उसका हनन भी है। ये हनन भी है भाई, आप उसकी चॉइस को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? या किसी आदमी की मेरिट है बहुत, मान लो एक बहुत मेरिटोरियस आदमी है, लेकिन अगर उसने 2 ही केस किया है, एक ही केस किया है, और तो फिर आप इसको इसलिए साइडलाइन कर दें कि दैट पर्सन इज नॉट फिट फॉर एडवोकेसी, गलत है। ओके, तो ठीक है, द लीगल ऑफिसर से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रविंद्र थे आप, और मामला हाई कोर्ट में है, नोटिस इशू किया जा चुका है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को लेकर के। हाई कोर्ट को कैसे देखती है, बार काउंसिल क्या जवाब देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इनका जो कहना है, उनका तर्क अपनी जगह है, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या कुछ हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है बार काउंसिल के जवाब के बाद। तब तक कीजिए इंतज़ार, और हम एक बार फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।